Good afternoon, everyone. I डॉक्टर पांचाल मुंजाराम, डीएनबी रेसिडेंट डॉक्टर। आज हमारे साथ डॉक्टर निशु मैम हैं, डॉक्टर निशु बंसल। शी इज़ अ कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन वर्किंग इन जयप्रकाश हॉस्पिटल विथ एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 8 years। मैम, तो अभी जो हमारा टॉपिक है वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे का वीक चल रहा है, तो मेनली पीडियाट्रिक्स बच्चों में इम्यूनाइजेशन मतलब उसका टीकाकरण के बारे में हम बात करेंगे। हेलो मैम। हेलो पांचल, थैंक यू सो मच फॉर वार्म इंट्रोडक्शन। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक एक्चुअली हम लोग 24 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक मनाते हैं। और इम्यूनाइजेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसको लेके पेरेंट्स के मन में बहुत एंजाइटी रहती है, काफ़ी सारे सवाल भी रहते हैं। तो आज इस पॉडकास्ट में हम कोशिश करेंगे कि सारे सवालों का एक सहज लैंग्वेज में इसका रिप्लाई किया जाए। प्लीज़ करें। यस मैम। तो मैम, आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई इज़ वैक्सीनेशन इम्पोर्टेंट इन चिल्ड्रन? इम्पॉर्टेंट वैक्सीनेशन इज़ एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन चिल्ड्रन। क्योंकि क्या होता है, शुरू के 2 साल में बच्चों की इम्यूनिटी कुछ होती नहीं है। तो कई बार पेरेंट्स हमसे ये भी सवाल पूछते हैं कि हम नेचुरल इम्यूनिटी पे क्यों नहीं रिलाई कर सकते हैं। नेचुरल इम्यूनिटी तो होती ही होती है, लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो अपने साथ काफ़ी गंभीर रूप से आगे की सीक्वेलीज लेके आती हैं या फिर उनके जान को भी खतरा रखती हैं। तो थैंकफुली उन सब बीमारियों के लिए हमारे पास वैक्सीन होता है, ताकि बच्चा इन्फेक्शन पा के इम्यूनिटी ना गेन करे, रादर वैक्सीन से इम्यूनिटी गेन करे, ताकि जो इन्फेक्शन से होने वाली तकलीफ़ है, जो आगे जैसे आपने सुना होगा टीबी है, डिप्थेरिया, टेटनस, पोलियो, ये सब ऐसी बीमारियां हैं जो जीवन भर बच्चे को दुख देती है। तो उन सब बीमारियों को पाके इम्यूनिटी पाने से अच्छा है कि बच्चा वैक्सीन लेके इम्यूनिटी पाए। इसीलिए इम्यूनाइजेशन उनके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। मैम, जैसे पेरेंट्स पूछते हैं कि फर्स्ट 2 years में मतलब इतना मल्टीपल वैक्सीनेशन की क्या ज़रूरत है? फर्स्ट 2 इयर्स में एक्चुअली जो बच्चा बॉर्न होता है वो ज़ीरो इम्यूनिटी के साथ बॉर्न होता है। तो फर्स्ट 2 ईयर में उसकी इम्यूनिटी डेवलप हो रही है, तो उस समय पे हम जितना उसको वैक्सीन दे दें वो उतना इम्यूनाइज्ड हो जाता है। और पेरेंट्स की सहूलियत के लिए मैं बता दूं कि बच्चे तो इधर उधर जितना हम इन्फेक्शन दे रहे हैं, जितना इन्फेक्शन वो ले रहे हैं, वो तो जो है इस वैक्सीन के मुकाबले बहुत थोड़ा सा है। बच्चा हर कुछ मुंह में ले रहा है तो वो नेचुरल बैक्टीरिया तो ले ही रहा है। और जो वैक्सीन दिया जाता है वो किल्ड वैक्सीन होता है या इनएक्टिवेटेड वैक्सीन होता है। लेकिन आप पर्पस समझिए कि 2 साल में अगर हम बच्चे की इम्यूनिटी सही कर देते हैं तो वो आगे प्रोटेक्टेड रहता है। उसका जो रक्षा प्रतिरोधक शक्ति होती है, जो लड़ने की ताकत होती है, वो काफ़ी बूस्टअप हो जाती है। इसीलिए फर्स्ट 2 इयर्स में वैक्सीन दे देना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मैम, कुछ वैक्सीन रहते हैं पेनलेस वैक्सीन रहते हैं, तो वो कितना इफ़ेक्टिव रहते हैं बच्चों में? ये एक्चुअली एक बहुत बड़ा डिबेट है पेनलेस वैक्सीन एंड पेनफुल वैक्सीन का। उसमें हमें कुछ बेसिक चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। पेनलेस और पेनफुल का जो ऑप्शन होता है वो सिर्फ और सिर्फ डीटीपी के वैक्सीन में ही होता है, जो हमें 1.5 महीना, 2.5 महीना, 3.5 महीना, फिर 1.5 साल और 5 साल पे लगता है। तो यही एक ऐसा वैक्सीन है जिसमें पेनफुल और पेनलेस का ऑप्शन होता है। पेनफुल वैक्सीन में होलसेल पर्टुसिस होता है और पेनलेस में एसेलुलर पर्टुसिस होता है। दोनों की इफ़ेक्टिविटी में कोई भी अंतर नहीं है, लेकिन जो पेनफुल वैक्सीन होता है जो गवर्नमेंट में मिलता है होलसेल वाला, उसमें कई बार थोड़ा सा बुखार आना या गांठें पड़ना जो काफ़ी मतलब पेनफुल होता है, ये एक इशू होता है। और पेनलेस वाले में जो एसेलुलर है उसमें ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी कम मात्रा में देखे जाते हैं। तो अगर पेरेंट्स का ये टोटली डिसीज़न है कि वो पेनलेस को ऑप्ट करना चाहते हैं या पेनफुल को ऑप्ट करना चाहते हैं, दोनों की इफ़ेक्टिविटी बिल्कुल बराबर होती है। मैम, जैसे पेरेंट्स का बहुत सारा क्वेश्चन रहता है कि मेरे बच्चे को हल्का सा कोल्ड है, कफ है, तो मैं अगला जो टीकाकरण का जो भी डेट दिया है उस पे आके समझो 2-3 के बाद ही है और बच्चे को कोल्ड एंड कफ है, तो वो उस पेरेंट्स को आप क्या बताना चाहेंगे?
कि रादर आज ही ये ऐसे हमारे पास 2 बच्चे आए हैं। ये एक काफ़ी कॉमन ओपीडी प्रॉब्लम रहती है कि वैक्सीन के दिन आते हैं बच्चे, तो उस दिन मम्मी-पापा बोलते हैं कि बच्चे को सर्दी हो गई, खाँसी हो गई। तो ये एक कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। अगर आपके बच्चे को बहुत हाई ग्रेड फ़ीवर आ रहा है, तो ही इसमें हमें वैक्सीन को रोकने की ज़रूरत है, या बच्चा आपका काफ़ी बीमार है तो ये नॉर्मल फ्लू, सर्दी, खाँसी इज़ नॉट अ कॉन्ट्राइंडिकेशन जिसमें हमें वैक्सीन को रोकना चाहिए। यस मैम। मैम पेरेंट्स ये भी पूछते हैं कि हमने अभी कुछ ट्रैवल का इश्यू होने की वजह से समझो कि नहीं तो कुछ पेरेंट्स इधर से समझो दूसरे तरफ ट्रैवल करते हाँ हैं जी। तो कभी कभी वैक्सीन मिस हो जाता है। हाँ जी। तो मैम उस टाइम पे क्या आप एडवाइस करना चाहेंगे? ये काफ़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है छोटे बच्चों के पेरेंट्स के साथ कि कई बार वैक्सीन की डेट थोड़ी सी आगे पीछे हो जाती है, तो उसमें 1-2 महीने आगे पीछे होने से बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम बैक टू ज़ीरो पॉइंट पे नहीं जाते हैं। हमने जहाँ से वैक्सीन मिस किया है वहाँ से कैरी ऑन कर लेते हैं, जिसे हम कैचअप वैक्सीनेशन का पार्ट मान लेते हैं। तो उसे हम बैक टू ज़ीरो वाले स्टेज पे नहीं जाते हैं, उसमें कोई बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। मैम कुछ वैक्सीन रहते कॉम्बिनेशन ऑफ वैक्सीन रहते हाँ हैं जी। और कुछ सिंगल डोसेस में रहते हैं। हम्म। तो कॉम्बिनेशन का इफेक्टिवनेस कम हो जाता है क्या? जैसे कॉम्बिनेशन में यूज़ करने से बहुत सारे पेरेंट्स का ये भी इशू रहता है कि कॉम्बिनेशन में यूज़ करने से इफ़ेक्टिवनेस कम नहीं होता है। इफ़ेक्टिवनेस की जब तक श्योरिटी नहीं होती है, तब तक कोई भी वैक्सीन मार्केट में लॉन्च नहीं किया जाता है। लेकिन कॉम्बिनेशन में क्या है कि कई बार जो है हम एक नंबर ऑफ इंजेक्शन, नंबर ऑफ प्रिक्स को कम कर देते हैं। यस मैम। तो वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज रहता है। और ऐसे अगर कोई भी वैक्सीन की इफ़ेक्टिविटी कम होती तो ये कभी भी मार्केट में लॉन्च नहीं Yes. किया जाता। मैम बहुत सारे पेरेंट्स का ये भी ये अड़चन रहता है, आप बोलते हैं कि हाँ जी। आफ्टर वैक्सीनेशन उनको उनके बच्चे को फीवर आता है या दूसरा फीवर का ही मेन इश्यू रहता है और जहाँ पे दिया गया रहता है वहाँ पे रेडनेस रहता है, स्वेलिंग रहता है, तो उसके बारे में आप क्या करेंगे? देखिए, वैक्सीनेशन के बाद वैक्सीन अपना काम कर रहा है तो इम्यूनिटी पावर थोड़ा सा क्रिएट हो रही है। उस समय पे इस तरह का फीवर आना या गांठ बनना थोड़ा सा कॉमन बोला जाता है। उसमें एज अ पेरेंट हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि हम बच्चे को काम डाउन रखें, उसका हाइड्रेशन मेंटेन रखें, उसको टाइम टाइम पे दूध, या अगर बड़ा बच्चा है तो ओआरएस और हाइड्रेशन मेंटेन करना है। प्रायः देखा जाता है कि फीवर और जो भी तरह के साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो 2 से 3 दिन में ठीक हो जाते हैं और आप सपोर्टिव ट्रीटमेंट के जैसे पैरासिटामॉल दे सकते हैं। मैम और एक क्वेश्चन था इसी लाइन में कि मैम आफ्टर गेटिंग फीवर आने के बाद उन्होंने क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए घर में, या कोई भी कॉम्प्लिकेशन होता है वैक्सीन से तो उसके लिए क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए पेरेंट्स? अगर देखिए माइनर कोई सिम्टम्स हैं जैसे कि फ़ीवर है जो प्रायः 101 तक जा रहा है तो ठीक है। 101 तक फ़ीवर आना हम लोग नॉर्मल रिस्पेक्ट करते हैं। उतना तक हो रहा है तो हमें बस बच्चे का हाइड्रेशन का ध्यान रखना है। बच्चा जो है बहुत सुस्त ना हो, इसके लिए टाइम टाइम पे उसको पानी या ओआरएस या माँ का दूध देते रहें। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि बुखार 103, 104 जा रहा है, या बच्चा बिल्कुल सुस्त हो गया है, या फिर उसकी बॉडी में आपको ये एब्नॉर्मल झटके जैसा मूवमेंट देख रहे हैं, या कोई बॉडी में रिएक्शन देख रहे हैं, तो वो टाइम है कि आपको तुरंत हॉस्पिटल में जाना है। लेकिन 100 से लेके 101 तक बुखार आना या जो है इंजेक्शन वाली साइड पे थोड़ा सा गांठ बनना, ये जो है वैक्सीन का नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट माना जाता है। मैम बहुत सारे पेरेंट्स का ये भी सवाल रहता है कि जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं वैक्सीन में वो सेफ़ रहते हैं बच्चे के लिए? देखिए, सेफ्टी इंश्योर करके ही ये जो भी वैक्सीन मार्केट में आता है तो उसमें काफ़ी ट्रायल को पास करने के बाद ही आता है। मोस्टली इसमें एल्युमिनियम को लेके थोड़ा सा एक बीच में ऐसे पेरेंट्स पूछते हैं कई बार, लेकिन जितनी कम मात्रा में और जितना स्टेराइल, मतलब जितना वो नॉन टॉक्सिक फॉर्म ऑफ एल्युमिनियम आपके वैक्सीन में डाला गया है, उससे कई गुना ज़्यादा तो बच्चा घूमते फिरते एल्युमिनियम ले लेता है। इसीलिए आप उसके वैक्सीन को लेके बिल्कुल भी एश्योर्ड रहिए और रादर हमेशा लोगों को प्रमोट कीजिए कि जो है बच्चों को वैक्सीन देना चाहिए। मैम जैसे बूस्टर डोसेज रहते हैं, हाँ जी। तो व्हाई आर बूस्टर डोसेज इम्पोर्टेंट फॉर चाइल्ड? बूस्टर डोज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है कि जब एक वैक्सीन देते हैं तो इम्यूनिटी की एक मेमोरी रहती है जो धीरे धीरे करके कई बार 2 साल 3 साल में फेड हो जाती है। इसीलिए बूस्टर
बूस्टर देने से वो उसको स्क्रू टाइट कर देता है और बोलता है कि तुमको इम्यूनिटी को याद रखना है, भूलना नहीं है। इसीलिए बूस्टर डोज बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि बहुत सारे पेरेंट्स का ये भी सवाल रहता है मैम, घर में तो बहुत सारे लोग रहते हैं, जैसे ग्रैंड पेरेंट्स भी रहते हैं, अदर बच्चे भी रहते हैं, तो अपने बच्चे के प्रोटेक्शन के लिए बाकी जो लोग हैं, ग्रैंड पेरेंट्स, अदर जो भी अडल्ट्स हैं परिवार में, उनको भी वैक्सीनेशन की ज़रूरत है। कोइंसिडेंटली डॉक्टर पांचाल, इस बार जो 2026 का थीम ही यही है, वैक्सीन फॉर एवरी जनरेशन। इसमें तो हम अपने जो बड़े हैं, घर के बड़े बुजुर्ग हैं, उनको तो प्रोटेक्शन दे ही रहे हैं, साथ साथ में हम अपने बच्चे को भी प्रोटेक्शन दे रहे हैं। जैसे सपोज कीजिए कि मेरा बच्चा है जो 2 साल का है, 1.5 साल का, मेरा 2 साल का बच्चा है। अभी अगर मेरी तबीयत खराब होती है या मेरे माता पिताजी की तबीयत खराब होती है, तो वो कहीं ना कहीं इन्फेक्शन मेरे बच्चे को भी देते हैं। तो अगर वो उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है वैक्सीन देने से, तो हमारे घर में इन्फेक्शन तो आता ही नहीं है ना, ट्रांसमिशन ही हम ब्लॉक कर देते हैं। और साथ साथ में उनको तो प्रोटेक्शन दे ही रहे हैं, उनकी गाइडेंस तो फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस बार का थीम ही यही है कि वैक्सीन फॉर एवरी जनरेशन। तो कोकूनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैम, ऐसे पाया गया है अभी पोलियो इरेडिकेट हो रहा है, हाँ, तो पोलियो का वैक्सीन लेना अभी भी मतलब उतना ही ज़रूरी है? ये भी सवाल हमसे कई बार ओपीडी में पूछा जाता है कि पोलियो का वैक्सीन अब क्यों लें, हम लोग पोलियो के मरीज तो दिखते नहीं हैं। लेकिन वर्ल्ड की कुछ अफ्रीकन कंट्रीज, नाइजीरियन कंट्रीज के कॉर्नर में अभी भी पोलियो पाया जा रहा है। तो अभी क्या है कि ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी बहुत है, लोग कहीं से भी फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं, आ रहे हैं, तो उसमें जो है एक सिंगल केस अगेन आउटब्रेक कर सकता है। तो इसलिए पोलियो का वैक्सीन अभी भी दिया जा रहा है। पहले ट्राईवेलेंट था, अब हम बाईवेलेंट पे आ गए हैं धीरे धीरे। लेकिन पोलियो अभी भी हमारे बच्चे के लिए ज़रूरी है, क्योंकि एक भी केस अगर ग्लोबल एक्सेस के थ्रू हमारे कंट्री में आ जाता है तो वो बहुत ही रैम्पेंटली ट्रांसमिट हो सकता है। इसीलिए बच्चे को पोलियो से सेफ रखना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज जो है पोलियो में बच्चे को होता है तो वो ज़िंदगी भर के लिए अपंग हो जाता है। हाँ जी मैम, और एक सवाल था, बहुत सारे पेरेंट्स अब्रॉड भी जाते हैं, लाइक इंटरनेशनल फ्लाइट से, ओके, तो मैम उस टाइम पे बच्चे के लिए कुछ अलग वैक्सीन लेना पड़ता है या विशेष टीके लगाने की ज़रूरत है? कुछ कंट्रीज़ के लिए उनके अपने मैंडेटरी रूल्स होते हैं। जैसे अफ्रीकन कंट्री में जाना है तो वहाँ पे येलो फीवर काफ़ी कॉमन है, तो हमें उसका वैक्सीन लगाना चाहिए। वैसे ही कुछ कंट्रीज़ जहाँ पे हेपेटाइटिस बी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है, फ्लू का इम्पॉर्टेंट रहता है, तो ये हर कंट्रीज़ के लिए अपने रूल होते हैं। लेकिन कुछ वैक्सीन्स हमें अब्रॉड जाने के पहले एज़ पर द लॉ हमें लगवा लेना चाहिए। मैम, जैसे वैक्सीन रहते हैं, वैक्सीन के साथ हम जो फूड देते हैं बच्चे को, क्या मैम वो उतना ही हेल्दी फूड रहता है? क्या वो फूड वैक्सीन को रिप्लेस कर सकता है? वो वैक्सीन को सपोर्ट कर सकता है, लेकिन वैक्सीन को रिप्लेस नहीं कर सकता है। वैक्सीन, ये सब जो सुपर फूड्स हम लोग बोलते हैं, जो इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं, ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करेंगे। लेकिन अगेन फिर से मैं वही बात बता रही हूँ कि जो वैक्सीन्स हम लोग देते हैं वो जानलेवा बीमारियाँ होती हैं। जानलेवा नहीं भी तो वो बच्चे की ज़िंदगी पे काफ़ी असर छोड़ जाती हैं। तो इसके लिए जो है हम चाहते ही नहीं कि बच्चा उस प्रताड़ना को, उस दुख को झेले। इसके लिए जो है उन्हें वैक्सीन दिया जाता है। लेकिन सुपर फूड इसको रिप्लेस नहीं कर सकता है। सुपर फूड उनको इन जनरल उनकी जो लड़ने की शक्ति है, उनकी इम्यूनिटी है, उसको बूस्ट करता है, लेकिन वो रिप्लेस नहीं कर सकता है। दोनों ही अपनी अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। यस मैम, कुछ ऐसे वैक्सीन हैं अभी अवेलेबल न्यू वैक्सीन में जो चिल्ड्रन के लिए इम्पोर्टेंट है? ऐसी वैक्सीन्स के लिए अभी रिसर्च चल रहा है। जैसे डेंगू पे वैक्सीन की बात चल रही है, वैसे ही अभी मार्केट में RSV वैक्सीन भी है, जो हम लोग बोलते हैं कि जिन बच्चों को, जैसे फ्लू वैक्सीन की, इन्फ्लुएंजा की बात की जाती है, एक्चुअली सर्दी खांसी कॉमन कोल्ड RSV से ज़्यादा होता है। तो RSV वैक्सीन है जो हम लोग रिकमेंड करते हैं कि अभी कमिंग ईयर में कि आप ले लीजिए तो अच्छा रहेगा। वैसे ही डेंगू की वैक्सीन पे रिसर्च चल रहा है, और रिसर्च तो हो ही रहा है। लेकिन जो भी वैक्सीन्स हैं जो बच्चों में स्टडीड हैं, जो बच्चे के पॉपुलेशन में सेफ पाई जाती हैं, वो ले लेने से ही बच्चे के लिए एक फ्यूचर इंश्योरेंस का काम करता है। मैम, आपका बहुत बहुत आभार, आपने बहुत अच्छे से बताया।
मैम एक लास्ट क्वेश्चन था कि लास्ट एक मैसेज ऑफ होप आप पेरेंट्स को क्या देना चाहते हैं वैक्सीनेशन वीक में? वैक्सीनेशन वीक में मैं यही बोलना चाह रही हूँ कि स्पेशली कंसिडरिंग कि दिस ईयर जो हमारा 2026 का थीम है कि हम सिर्फ बच्चों के वैक्सीन की नहीं, पूरे परिवार के वैक्सीन की बात कर रहे हैं। और वैक्सीन से डरिए नहीं, ये आपके लिए एक लाइफ इंश्योरेंस का काम करेगा और जो है बच्चे की और पूरे परिवार की इम्यूनिटी को बूस्ट अप करेगा। इसके लिए वैक्सीनेशन से बिल्कुल डरना नहीं है और रादर आपको दूसरों को भी इनकरेज करना है और एज ए सोसाइटी आपको, हमको, हम लोग सबको मिलके अपने फ्यूचर जनरेशन को प्रोटेक्ट करके रखना है। हैप्पी इम्यूनाइजेशन वीक। थैंक यू सो मच। Thank you, Thank you, ma'am. Panchal. Thank you, ma'am. That was a wonderful session. Thank you, audience, for connecting with us. And आज का जो टॉपिक था इम्यूनाइजेशन के ऊपर आपको अच्छा लगा होगा और हम बहुत सारे ऐसे टॉपिक आगे भी लेके आएंगे। और मैं पेरेंट्स को बताना चाहता हूँ कि मैम ने अभी तक बहुत सारे बच्चे जैसे मैम के पास आते हैं एकदम ठीक ही हो जाते हैं। मैम का मतलब स्वभाव ही ऐसा कि एकदम हंसना और हंसतमुख रहते हैं मैम आप। Thank you सच में so मैम much. मैं भी क्योंकि देखे बच्चों को हम फ्राउन करके वैक्सीन नहीं दे पाते हैं, Yes. इसलिए हमें मुस्कुराना पड़ता है। Yes. थैंक यू सो मच। थैंक यू।